अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, भाजपा का विधायक जो है वो मंत्री है राज्य में। अब इस समय अगर मुझे दाल भात में मूसलचंद की तरह बीच में कूदने की कोई खुजली हो तो मैं कूदूं। नमस्कार, विजन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शहर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल। सिंघल साहब से हम देश विदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं। धन्यवाद। सिंघल साहब, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से सरकार अस्थिर हुई है और वहाँ की सेना ने वहाँ सरकार को गिराकर कब्जा किया है, उससे वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत में शरण ली तत्काल। और जैसे ही वहाँ तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के सभी हिंदुओं पर लगातार एक साथ हमले करना, उनकी दुकानों को जलाना, लूटना, उनके घरों को लूटना, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, ये सब हुआ। और मुझे लगता है ये जो सहिष्णुता है हिंदू की, उसके खिलाफ हुआ है, क्योंकि हिंदू सब चीज़ों को झेलता है। वरना अगर हिंदू झेलना बंद कर दे तो ये सब हमले, किसी की औकात नहीं है जो हिंदुओं पर इस तरह के हमले पूरी दुनिया में कहीं भी कोई कर सके। एक बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। यूनुस का कहना है कि भारतीय मीडिया घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। देखिए, लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे फोटोज आ रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ जो हालत हो रही है हिंदू समाज की, उसको चाहे यूनुस कहे या कोई भी कहे, वो सब चीज़ें प्रमाण हैं। एक सवाल और है सिंघल साहब, चीन और पाकिस्तान से हमारे संबंध अरसे से खराब रहे, लेकिन अब कुछ समय से देखने में आ रहा है कि हमारे जो और पड़ोसी देश हैं उनसे भी संबंधों में लगातार खटास आ रही है। क्या भारत की विदेश नीति कमज़ोर हुई है? भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है, और भारत की विदेश नीति मजबूत होने के कारण से ये जो लोग हैं, जितने भी देश हैं ये दूसरे, छोटे मोटे मच्छर जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, ये चिंतित हो रहे हैं। अब चाइना इनको उकसा रहा है भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि चाइना भी किसी टाइम दादा होता था, उसकी दादागिरी निकालने का काम भारत ने किया है। अभी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कारगिल में, और इधर जो कुछ इन्होंने किया, उसको जिस प्रकार से नाकाम करने का काम भारत की सरकार ने किया है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो एक छोटी सी घटना की थी, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर मारने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, उससे छोटे मोटे सारे देश घबराए हुए हैं। और ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। देश की विदेश नीति और हमारी देश की कूटनीति दोनों मजबूत हुई है, अर्थनीति मजबूत हुई है, देश हर मोर्चे पर मजबूत हुआ है। तो आप क्या ये मानते हैं कि इन सब के पीछे चाइना का हाथ है, जो हमारे पड़ोसियों को भड़का रहा है, जो हमारे कभी बहुत नज़दीकी इनसे संबंध रहे, अब धीरे धीरे वो भी अलग हो रहे हैं? देश के लोकसभा चुनावों में अभी जो 2024 में हुए हैं, इसमें चाइना ने, अमेरिका ने अपनी सीधी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरे जो दल हैं उनको मजबूत करने की भूमिका निभाई है। उनकी सबकी सोच ये थी कि एक मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी विश्व में उभरे हैं। नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करके वो भारत पर अपना रौब जमाना चाहते हैं, ये इसका कारण है। एक अभी राजस्थान के अंदर बड़ी घटना हुई, उदयपुर में 2 छात्रों के बीच झगड़े के बाद सांप्रदायिक रूप ले लिया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उदयपुर में जो घटना हुई है वो 2 छात्रों के बीच में झगड़ा नहीं है। जिसने उस लड़के को मारा है, चाकू मारा है, वो अयान रोजाना चाकू लेकर जाता था, जैसा लगातार मिल रही रिपोर्ट से और हमारे जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से हमने जानकारी की है। लेकिन विद्यालय में इस प्रकार की ना तो किसी ने शिकायत पर ध्यान दिया, और उस बच्चे को अगर पहले से रोका जाता तो वो बच्चा निश्चित रूप से रुकता, लेकिन उसके हौसले बढ़ते चले गए। वो स्कूल में लगातार चाकू लेकर जा रहा था, और एक दिन उसने बड़ी घटना जो उसके मन में होगी उसको उसने अंजाम दे दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसे बच्चों के परिवार को, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था तो नेट पे एक सूचना आ रही थी कि उसका परिवार जो है वो वन विभाग की भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है। तत्काल प्रभाव से ऐसे बच्चों के अभिभावकों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई बच्चा चाकू लेकर आ रहा है स्कूल में, तो उनके मकान को अगर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर फिरेगा, तो ऐसे लोगों को, उनको ही नहीं दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा। एक लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर की भूमिकाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, अब चूंकि जो वर्तमान में विपक्ष है वो इतने सारे दल मिलकर एक होकर बैठे हैं जिनके कभी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। स्पीकर को, सदन कोई सा भी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सब नियम और कानून से चलते हैं। ये नियम और कानून के बाहर चलाना चाहते हैं ये लोग, ये अपनी बातों को अपने तरीके से कहना चाहते हैं। प्रश्नकाल में ये जवाब चाहते हैं। प्रश्नकाल चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही होता है। उसके बाद अगर आपको कोई बहस करनी है तो उसके लिए टाइम स्लॉट होते हैं, वो अलॉट किए जाते हैं,
और जितने समय के लिए अनुमति मिलती है उतने समय में आप उनको रख सकते हो। लेकिन ये दादागिरी से अगर कोई चर्चा कराना चाहते हैं तो वो किसी भी सदन में संभव नहीं होती, और फिर एकमात्र यही इनके पास आरोप बचता है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। एक मैं राजस्थान की राजनीति को लेकर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। आप भी 2 बार विधायक रहे, विधानसभा में जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन अब कुछ समय से किस्से, कहानियाँ, कविताओं के मुद्दों को लोग विधानसभा में कहने लग गए। देखिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये नियम बनाने की संस्थाएं हैं, कानून बनाने की संस्थाएं हैं। यहाँ से जो कानून पास होते हैं वो देश की संसद से गया हुआ, राज्य विधानसभाओं से गए हुए जो नियम है, ये कानून बनते हैं और देश की अदालतों से उनके अनुसरण में कार्रवाई होती है। अब अगर कहीं भी किसी प्रकार से किस्से कहानियाँ चलेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर है, कई बार माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, तो उस माहौल को ठीक करने के लिए कुछ किस्से कहानियाँ हमेशा से चलते आए हैं, लेकिन इनकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के, आदरणीय देवनानी जी, वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, 5-6 बार के विधायक हैं। उन्होंने लगातार विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए अनेक बार इन सब चीज़ों को देखा भी है, और मेरा मानना है कि वो इन सब चीज़ों से निपटने में सक्षम है। इसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता भी शायद नहीं है। इस विधानसभा के सत्र में यह भी देखने को मिला कि जो मंत्री थे वो लगातार गैर हाजिर रहे, उनके सवालों के जवाब दूसरे मंत्रियों को देने पड़े। देखिए, मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी जाती है। अनेक बार ऐसी स्थिति होती है, किसी मंत्री के क्षेत्र में कोई आपदा आ गई या किसी भी प्रकार की कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा के अलावा मान लो कोई झगड़ा हो गया या कोई अशांति हो गई, वहाँ संबंधित मंत्री को अपने क्षेत्र में जाना पड़े और उसका उस दिन क्वेश्चन लगा हुआ हो, तो दूसरे मंत्री को जवाब देने के लिए अधिकृत करती है विधानसभा, उस मंत्री को जवाब देना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरा ये भी कहना है कि हमारे सभी मंत्रीगण पूरी तैयारी से जाने चाहिए। विपक्ष के पास कुछ नहीं है राजस्थान में कहने को। अपने दमदारी से अगर हमारे मंत्रीगण जाएंगे तो सामने वाले तो पहले ही मरे पड़े हैं, उनको ठीक से जवाब देकर उनको और कोमा में पहुंचाने का काम हमारे मंत्रीगण कर सकते हैं। ये मेरा अपना भी अनुभव है। हमारे साथ के जितने भी मंत्री थे वो इस प्रकार के जोरदार जवाब देते थे कि सामने वालों के पास धरातल देखने के अलावा कुछ नहीं बचता था। एक सवाल और है मेरा सिंघल साहब, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400+ का नारा दिया था। क्या कारण रहा कि भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई? कहाँ कमी देखिए, रही? 400+ का जो नारा दिया था भाजपा ने, वो अपने पिछले जो 10 वर्ष के काम है उन कामों के बदले लोगों का मत प्राप्त करने की अपेक्षा से दिया था कि हमने इतना काम किया है देश में, दुनिया में, भारत के पक्ष में, देश के जनता के पक्ष में, आम गरीब के पक्ष में। लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिलवाकर लोगों की जान बचाई। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को सीधे उनके घर पर भोजन पहुंचाने का काम किया। इन सब मुद्दों के आधार पर देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया, किंतु विपक्ष ने उस 400 पार के नारे को हमारे SC, ST और OBC वर्ग में ये कहकर कि साहब ये अगर 400 पार चले जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, ये सब बेकार की चीज़ें थी। और मेरा ये मानना है कि हमारी भोली भाली जनता को इन चीज़ों पर, इनके झूठे बातों पर विश्वास हो गया और लोगों ने इनकी बातों में आके अपने मत को खराब भी किया है बहुत सी जगह। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को कोई निर्णय लेना हो तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। 370 हटाई, 35 से हटाई, कश्मीर को आप देख लीजिए किस प्रकार का शासन देने का काम किया, वहाँ चुनाव होने वाला है। लेकिन आतंकवाद तो कश्मीर में अब तक नहीं रुका, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, इतने लंबे समय तक जिस आतंकवाद ने अपनी जड़ें वहाँ इतनी मजबूत कर रही हूँ, उनको एक रात में, 1, 2, 4, 6 महीने में समाप्त करना ये किसी के भी बस का नहीं हो सकता। आतंकवादी अपनी अंतिम ताकत लगाकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि अब समाप्त होना निश्चित है, तो वो समाप्त होने की तरफ भी निश्चित रूप से अपने आप को ले जा रहे हैं, लेकिन वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। उस नुकसान से निपटते हुए हमारे देश की सरकार कश्मीर को आतंक मुक्त करने का, पंजाब में किसी समय कितना आतंक था, लेकिन देश की सरकार की इच्छा शक्ति रही तो पंजाब का आतंक शून्य पे भी आया है। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर का आतंक शून्य पे आएगा, ये मेरा मानना है। हम सब लोगों को धैर्यपूर्वक ये सब चीज़ें हमने देखी भी है। कितना टाइम लगेगा? 10 साल केंद्र में शासन करते हुए बीजेपी को हो गया। अभी पिछले 3-4 साल पहले 370 और 35 से हटाने का काम हुआ है। उसको हटाने के बाद से लगातार सरकार वहाँ सामान्य स्थिति करने की स्थिति में है, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो लगातार 370 और 35 को लेकर अभी तक भी स्वयं को सहज महसूस नहीं कर रही है। उनको सहज महसूस करना पड़ेगा और इस देश की मुख्य धारा में रहना पड़ेगा। वो भारत से स्वयं को अलग महसूस करते हैं, उनको स्वयं को भारत का नागरिक महसूस करना पड़ेगा, तभी ये जो बीमारी है ये जड़ से कट पाएगी। एक शहर की जनता पानी, बिजली और गंदगी को लेकर त्रस्त रही। आप भी शहर से 2 बार विधायक रहे, जनता के मुद्दों को लेकर आप भी कहीं नजर नहीं आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है, देश में शासन है। हमारे बहुत मजबूत नेता
हमारे सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। मैं समझता हूँ उनका जितना कैलिबर है वो हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा सांसद मिले हैं और जो देश में मंत्री के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो हैं अलवर के जो विधायक हैं संजय शर्मा जी, वो स्वयं राजस्थान में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। उनके पास भी वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन ये सब विभाग हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, भाजपा का विधायक जो है वो मंत्री है राज्य में। अब इस समय अगर मुझे दाल भात में मूसलचंद की तरह बीच में कूदने की कोई खुजली हो तो मैं कूदूं, वरना वो स्वयं सक्षम है, उनको करना चाहिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो पार्टी को साथ लेके जिस तरह की भी जो चीज़ें मजबूती से करने की आवश्यकता उसको करें। हम सब लोग साथ हैं, पूरी पार्टी एक मुखी है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद आपस में नहीं है। लेकिन करना तो जो वर्तमान में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को पड़ेगा। ये निश्चित है कि अब की बार पानी ने लोगों को रुला दिया और अब जो गंदगी जिस प्रकार से हुई है उसके पीछे के कारणों का सबको पता भी है, रोजाना अखबार भी छप रहे हैं, चैनल भी बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं। उसको देख के सीरियसली लेके उसको मिटाने की अगर संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। तो ये मैं भी आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, शहर के लोगों का जीवन सुखदायी करने के लिए और इन समस्याओं को हटाने के लिए संज्ञान लें, जो भी करना है उसको करें। सब लोग साथ हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आपने भी कभी कोई प्रयास किए, सीएम साहब को लेटर लिखा हो या डीएलबी को लेटर लिखा हो? मैं लगातार मैंने डीएलबी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हमारे झावर सिंह जी खर्रा जो यूडीएच मिनिस्टर हैं उनको भी लिखा है। मैंने आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनको भी लिखा है। और मैं अभी कुछ दिन पहले जब ये हड़ताल चल रही थी हमारे सफाई कर्मचारियों की, तो मैं स्वयं जाकर नगर परिषद के आयुक्त, नगर निगम के आयुक्त महोदय से जाकर मिल के आया। मैंने उनको कहा और अच्छी नाराजगी के साथ कहा, मैंने कहा अगर ये 24 घंटे में आपने इसका निस्तारण नहीं किया तो मुझे अपनी ही पार्टी में कहीं ये नहीं समझा जाए कि मैं बागी हो गया हूँ। मुझे उतरना पड़ेगा जनहित में, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जिस तरह से चारों तरफ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, नालियाँ सारी भरी हुई हैं, नाले सारे भरे हुए हैं, तो मुझे उतरना पड़ेगा। ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को आप सुधारिए। ठेकेदार को लगाइए, ठेकेदार तो हड़ताल पे नहीं थे, ठेकेदार के कर्मचारी हड़ताल पे नहीं थे। और फिर इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज अगर हड़ताल पर था, वो एक विशेष मांग थी। वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती हो रही है उनमें केवल वाल्मीकि लिए जाए। इस बात को लेकर अगर वाल्मीकि समाज क्रुद्ध था और हड़ताल पर था तो बाकी पिछली बार जो 456 लोगों की भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ी संख्या में तो अन्य जातियों के लोग हैं, उनको काम पे क्यों नहीं लगाया जाता? मैंने ये जाकर कमिश्नर साहब को कहा और उन्होंने कहा साहब अगले 24 घंटे में हम लोग इसका कुछ ना कुछ करेंगे। वो सौभाग्य है मेरा भी, इस अलवर का भी, कि वो दूसरे दिन शाम को हड़ताल टूट गई और तीसरे दिन से काम शुरू हो गया। लेकिन शहर में वर्तमान में गंदगी है, बहुत ज़्यादा है, नाले भरे हुए हैं। ये क्या कारण हो रहा है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मशीनरी अगर काम करे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, सदैव से होता आया है और नगर परिषद का काम है, यूआईटी का काम है, दोनों ही विभागों का काम है। दोनों मिलकर इसको ठीक से करें और माननीय विधायक जी जो भी वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री हैं वो इसको मॉनिटर करें। बाकी असंभव कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सिंघल साहब, आपने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने चैनल में आकर अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद।